जो निजी संपत्ति निरूपण वाला है उसमें पहले जो निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला विधेयक था वही रोका गया। ये बाकी फाइनेंस विभाग का एक विषय फाइनेंस विभाग का था जो अभी तक विभिन्न हमारे जितने भी कोषागार हैं वहां पर 5,000 से लेकर और 25,000 रुपए तक के फिजिकल स्टाम्प बहुत से बड़े पैमाने पर पड़े हैं। लगभग 5,779 करोड़ रुपए के हमने कैलकुलेट करवाए थे। तो उनको जब से ई स्टैंपिंग आई तब से उनको इस्तेमाल नहीं किए जाते। लगभग 120 करोड़ रुपए के साल के स्टाम्प निकलते हैं अभी तक। अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो काफी समय लगेगा। इसलिए यह तय किया गया है कि बड़े स्टाम्प भी जिस प्रकार से स्टेट बैंक में चालान जमा करके उसकी एक कॉपी भेज दी जाएगी ट्रेजरी में, तो 5,000 से लेकर 25,000 तक फिजिकल स्टाम्प भी मिल सकते हैं जो ऑलरेडी छपे हुए पेपर वाले। उन लोगों को उसको डिस्पोजल करने के लिए राष्ट्र मंत्रिपरिषद ने अनुमति दे दी। केवल एक ही बात है कि बड़े स्टाम्प ई स्टाम्पिंग आने के बाद बहुत से कोषागारों में जमा है, उनको रखने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए उसका डिस्पोजल करना है विकास प्राधिकरणों में जहाँ जहाँ ज्यादा मांग रहती है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में उनको ट्रांसफर करेंगे या ज्यादा जहाँ मांग है वहाँ ट्रांसफर करके डिस्पोजल कर देंगे। 5,779 करोड़ रुपए। ये परिवहन विभाग के दो हैं। परिवहन विभाग में एक तो 5 स्टेशन पीपीपी मॉडल के ऊपर डेवलप करने का जो स्थिति है उसको आगे बढ़ाया गया है। आज खास तौर से बस अड्डे अच्छे हों, आकर्षक हों, उसमें सभी सुविधाएं दी जाए। इस लिहाज से कुल 23 बस स्टेशनों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 5 बस स्टेशनों कौशाम्बी, गाजियाबाद, विभूतिखंड लखनऊ, सिविल लाइंस प्रयागराज, पुराना गाजियाबाद शहर तथा आगरा फोर्ट आगरा बस स्टेशनों में प्राप्त को उपयुक्त पाते हुए इन बस स्टेशनों को चयनित बिल्डर्स मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड और मेसर्स एजी इंटरप्राइजेस को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए हैं। इनको अच्छा बस अड्डा बनाने के लिए इनको लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया ताकि सभी पूरे अच्छी सुविधायुक्त बस अड्डे को ये निर्माण करवाएंगे। इसके साथ ही इसी परिवहन विभाग का एक दूसरा विषय है कि 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य वाहनों के मूल्यांकन एवं नीलामी प्रक्रिया को निर्धारण किए जाने के संबंध में, यानी जो वाहन सरकारी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने का मापदंड इस शासनादेश में दिया है। सरकारी विभागों को निष्प्रयोज्य गाड़ियों को नीलामी विषयक शासनादेश, यद्यपि यह शासनादेश 2002 का है, इस 15 साल पुरानी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करके उनको नीलाम कर दिया जाए, लेकिन आज उसके जो नोशंस हैं वो जारी किए जा रहे हैं। ये 2 परिवहन विभाग के से संबंधित विषय थे जिसको आज मंत्रिपरिषद ने पारित किया है। इसके साथ ही जिला रेगुलेटर दिल्ली निकट मयूर विहार सेक्टर 14A से MP3 रोड महामाया फ्लाईओवर नोएडा को जोड़ने वाला शाहदरा ड्रेन के किनारे रोड के कार्य प्रस्तावित परियोजना वित्तीय स्वीकृत पर अनुमोदन। ये भी विषय आज 6 लेन एलिवेटेड रोड 5.96 किलोमीटर है। जिला रेगुलेटर दिल्ली निकट मयूर विहार
सेक्टर 14A से MP3 रोड महामाया फ्लाईओवर नोएडा को जोड़ने वाला शाहदरा ड्रेन के किनारे रोड के कार्य का जो विषय था वो भी आज मंत्री परिषद ने क्लियर कर दिया। ये इस 393 करोड़ 65,91,000 रुपए का इसमें प्राविधान किया गया है। इसमें स्पेशल असिस्टेंस जो स्टेट्स के लिए क्वांटिफाई की गई थी वर्ष 2023-24 में, उसके तहत 50% पैसा दिया जाएगा और 50% पैसा जो है तो नोएडा अथॉरिटी के द्वारा दिया जाएगा। ये इस प्रकार से ये एलिवेटेड रोड बनेगा। इस एलिवेटेड रोड के निर्माण में अक्षरधाम, मयूर विहार, नोएडा, परिचौक, कालिंदी कुंज, सरता विहार तक आने जाने वाले जाम की समस्या से जनमानस को मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा एरोस्पेस इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति 2019 को इस प्रकार से जो आज ये विषय मंत्रिमंडल के समक्ष आया था कि उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2019 के प्रस्ताव 11.8 में संशोधन प्रस्तावित है। उक्त विद्यमान प्रस्ताव में भूमि क्रय एवं देय स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट अनुमन्य है। प्रस्तावित संशोधन में भूमि क्रय के साथ साथ पट्टा विलेख पर भी उक्त छूट अनुमन्य की गई है, जो कि भूतलक्षी प्रभाव से लागू है, यानी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है ये अपना प्रभाव रखेगी। इसके साथ ही हमने माध्यमिक विद्यालयों में जो अभी तक जीर्ण विद्यालय हो गए थे, पिछले वर्ष एक पॉलिसी आई थी कि 50% पैसा सरकार देगी और 50% पैसा अगर प्रबंध तंत्र लगाए तो इनकी बिल्डिंग को ठीक किया जा सकता है, इनकी बिल्डिंग को दुरुस्त किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है और इनकी बिल्डिंग को अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन उसमें लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, तो इस बार ये किया है कि 75 और 25 का अनुपात रखा है कि 75% पैसा सरकार देगी और 25% पैसा निजी प्रबंध तंत्र व्यवस्था करें। और ये 25% पैसा निजी प्रबंध तंत्र सांसद निधि से, विधायक निधि से व्यवस्था कर सकते हैं। अर्थात जो पुराने भवन हैं वो जीर्णशीर्ण हो गए विद्यालयों के, उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए, उनको सेटराइट करने के लिए ये नीति सरकार लाई है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो 75 साल पुराने हैं विद्यालय उनको टेकअप किया जाएगा और शनै शनै उसके बाद 50 साल वाले, उसके बाद फिर 40 साल, फिर 30 साल तक जो जिन विद्यालयों की स्थिति बहुत ज़्यादा जीर्णशीर्ण है उनके लिए ये, चाहे वो छत या फर्श मरम्मत हो या पुनर्निर्माण हो, बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय हो, मरम्मत, पुनर्निर्माण, मल्टीपर्पज हॉल, इन सभी कामों में ये पैसा इस्तेमाल हो सकता है। इसमें 40-40-20 के अनुपात से सरकार देगी और बाकी पैसा जो है, जैसा कि मैंने बताया कि 25% या तो मैनेजमेंट स्वयं लगाए, CSR से भी लगा सकते हैं या फिर विधायक निधि, सांसद निधि से भी ले सकते हैं। तो ये विद्यालयों के जीर्णोद्धार, भवनों के जीर्णोद्धार के लिए ये विशेष रूप से ये प्रस्ताव आज लाया है मंत्री परिषद के द्वारा, इसको अनुमोदित कर दिया गया। इसके अलावा कोषागारों वाला हो गया, ये फसल बीमा योजना, इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, ये हम आपको दिए भी दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि खरीफ की फसल में 2% पैसा देना पड़ता है किसानों को और रबी की फसल में 1.5%। वास्तविक प्रीमियम की दर से जो भी कम हो उस तक सीमित रहता है। इसके अतिरिक्त सरकार भी इसमें 650 से 700 करोड़ रुपए तक का व्यवस्था हमने की है और अक्सर अगर 110% से ज़्यादा नुकसान होता है तो राज्य सरकार बहन करेगी। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई, ये हम आपको दे भी देंगे। इसके अलावा PWD के 2 मामले हैं। PWD के
एक है कि जो उच्च विशिष्टियों को ओके कराने के लिए, पारित कराने के लिए अभी तक मामला कैबिनेट में जाता था। वैसे कैबिनेट में 200 करोड़ रुपए से ऊपर के प्रस्ताव जाते हैं, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में उच्च विशिष्टियां शामिल हैं, किसी में मार्बल लगना है या किसी में लकड़ी बेहतर लगना है, किसी में और ज़्यादा विशिष्टियों की बात अगर आती है, फर्श की बात आती है या रूफ की बात आती है, तो अभी तक कैबिनेट जाना पड़ता था। तो अब कैबिनेट में न जाकर एक समिति बन गई है, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में। इसमें अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव नियोजन, न्याय, लोक निर्माण विभाग के सचिव, ये इनकी समिति बन गई है। अगर इसमें इनके माध्यम से अगर वो विशिष्टियों को ओके किया जाता है तो वो पारित मान लिया जाएगा। ये विशेष रूप से ये व्यवस्था आज कैबिनेट ने पास कर दी, तो उच्च विशिष्टियों के लिए अब कैबिनेट में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ दूसरा पीडब्ल्यूडी का प्रस्ताव है कि प्रदेश में लोक निर्मित किए जाने वाले मार्गों के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस जैसे विद्युत केबल, सीवर, ड्रेन आदि की स्थापना हेतु डक्ट निर्माण का मानकीकरण, यानी सड़क बनती थी और जैसे ही सड़क बनी तो पता चला ड्रेन खुदना है, कोई केबल पड़ना है या सीवर लाइन पड़ना है, तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसके संयोग विभाग के संस्था के अधिशासी अभियंता से अन्य अधिकारी होंगे एवं विभिन्न यूटिलिटीज के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। यानी अगर कहीं सीवर लाइन पड़नी है या नाली बननी है या किसी प्रकार का कोई केबल वगैरह पड़ना है, तो उसके लिए पहले से मीटिंग हो जाएगी सड़क बनने से पहले, ताकि ऐसा न हो कि सड़क आज बने और कल को वो खोद दी जाए। तो उसका भी समाधान हो गया कि अभी तक होता ही था कि सामान्यतः सड़क आज बनी, पता चला 3 महीने 4 महीने बाद कोई केबल पड़ना है, उसके लिए खोदी गई। तो इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनेगी और वो समिति इस बात को तय करेगी कि पहले उसको ड्रेन का काम या सीवर का काम ये हो जाए, ताकि बाद में सड़क खोदना न पड़े और आवागमन में असुविधा न हो। हाँ जी, एक मुख्तारनामे के ऊपर है कि अभी तक गाजियाबाद, नोएडा में बहुत सी जगह ऐसा है कि मुख्तारनामे को ही एकदम से ट्रांसफर डीड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुख्तारनामा किसी का नाम लिख दिया, अब ये मान लिया जाता है कि स्टाम्प पेपर बचाने के चक्कर में कि वही अपने आप में ट्रांसफर डीड के रूप में उसे प्रयोग होता रहता है। तो उसके संबंध में सहयोग आया कि अगर ब्लड रिलेशंस को छोड़कर किसी अन्य को मुख्तारनामा दिया गया तो उसके लिए व्यवस्था की गई है कैबिनेट उसमें कि उसमें पूरा स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा कि अगर 50 रुपए में काम नहीं चलेगा, 50 रुपए मुख्तारनामा देकर जो सेल डीड का ही एक प्रतिरूप मान लिया जाता था उसको समाप्त करने की व्यवस्था की गई। यह 19 सरकारी नीलाम वाला हो चुका है। बाकी आपको तो वो मिल गए होंगे, तो हमारे माननीय उपाध्याय जी से अनुरोध करेंगे हमारे जी होटल वाला। एक मिनट रुकिए, अच्छा बता दें। 22 नंबर होटल वाला कौन सा है? एडिशनल एजेंडे में आया। ट्रांसफर पॉलिसी भी आज आ गई है। नहीं, वो ट्रांसफर पॉलिसी तो जैसी पहले थी वैसी है, बस उसमें यही वो है परिवर्तन कि जो भी चाहे विभागाध्यक्ष ट्रांसफर करें वो मंत्री जी से बात करने के बाद ही उसको ओके करेंगे। और साथ ही साथ वो जो अभी तक
अगर सीजन के बाद यानी ट्रांसफर सीजन के बाद कोई ट्रांसफर होता है तो उसके लिए का श्रेणी के लोगों के लिए फाइल मुख्यमंत्री तक जाती थी, अब उसमें का और खा दोनों शामिल हैं। 30 जून हाँ जी, ये केवल सुरक्षा और आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि होटल का प्रॉपरली पंजीकरण हो या गेस्ट हाउस का, और जो भी लोग उसमें ठहरे, चाहे वो पेइंग गेस्ट के रूप में ठहरे, चाहे वो गेस्ट हाउस में या जाके बैठे ठहरे, तो उन लोगों को बाकायदा आइडेंटिफिकेशन केवल सुरक्षा की दृष्टि से ये देखा गया है, इसकी आवश्यकता महसूस की गई, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये व्यवस्था लागू की गई कि उनका आइडेंटिफिकेशन जरूर। धारा 13 के अंतर्गत जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उसी में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार की विनियमन बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश होटल एवं अन्य पूरक आवास परिवर्तित किए जाने के संबंध में ये केवल सुरक्षा की दृष्टि से किया गया, क्योंकि इधर देखा गया कि काफी घटनाएं घटी हैं। हम आपको दे रहे हैं, केवल आइडेंटिफिकेशन हो उनका जरूर, केवल आइडेंटिफिकेशन हो, आइडेंटिफिकेशन मस्ट। जैसे कोई आदमी ठहरे उसके पास आईडी जाबी थी, आईडी अभी मांगते हैं, लेकिन उसमें आइडेंटिफिकेशन मस्ट कर रहे हैं। हाँ मस्ट है। 21 इसका एक पोर्टल बनाएंगे। पहले अगर कोई आदमी इसका उल्लंघन करता है तो पहले फाइन होगा, और अगर उसके बाद भी उल्लंघन होता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। मतलब आइडेंटिटी मस्ट है, आपको आइडेंटिटी शो करना। अगर कोई आदमी इसका मतलब दुरुपयोग करता है तो उसको फाइन का भी प्रोविजन किया है और उसमें लाइसेंस कैंसिलेशन का प्रोविजन किया है। असल में मेरी ट्रेन है, इसलिए हम तो आज्ञा लेंगे आपसे, माननीय उपाध्याय जी से हम अनुरोध करेंगे कि अब आगे के विषय जी कौन, इसलिए कि आप नहीं कर रहे। आपको आपके लिए समर्पण गंगा जी में खड़े हो जाएंगे सर। मिल जाएगा गंगा में खड़े हो जाएंगे। सॉरी, थैंक्स टू ऑल। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापना के लिए प्रावधान है और आशय पत्र निर्गत किए जाते हैं पहले, फिर LOP, यानी स्थापना हेतु अनुमति। तो आज KM विश्वविद्यालय मथुरा, मेजर SD सिंह यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी आगरा, उत्तर प्रदेश निजी SDGI ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद और विद्या विश्वविद्यालय मेरठ, इनको स्थापना हेतु आज अनुमति दे दी मंत्रिपरिषद ने। और एक विश्वविद्यालय महावीर यूनिवर्सिटी को आशय पत्र निर्गत करने के लिए अनुमति दे दी गई है। 5 को स्थापना हेतु अनुमति, 1 को आशय पत्र निर्गत के लिए। फिर रिपीट कर देता हूं, KM विश्वविद्यालय मथुरा, SD सिंह यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ यानी फर्रुखाबाद, अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी आगरा, SDGI ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद, विद्या विश्वविद्यालय मेरठ, इनको तो स्थापना हेतु अनुमति मिली है और महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ को आशय पत्र निर्गत किया गया है। प्रावधान यह है कि इस जो मैंने अधिनियम बताया 2019 उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत हम लोग आशय पत्र निर्गत करते हैं, जो ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं। फिर उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियमावली के अंतर्गत जो उनसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन और फिर उनका इंस्पेक्शन, उसके बाद स्थापना हेतु LOP जारी होती है।
फिर ये हाउस में जाता है, उसके बाद अधिनियम माननीय महामहिम के यहाँ। तो ये एक निजी विश्वविद्यालय अधिक से अधिक खुले उत्तर प्रदेश में, ये लिया गया। और एक निर्णय और निर्देश मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 20 श्रेणी की जो जिले हैं, या यूं दूसरे शब्दों में कहें कि जहां पर अभी तक निजी विश्वविद्यालयों ने प्रयास नहीं किया है, अधिकतर जो बड़े सिटीज हैं या बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहीं वो लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो जहां प्रायोरिटी नहीं मिली है वहां पर उनको आमंत्रित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए, जिससे वहां पर भी यानी हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय हो। यह टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग। तो वहाँ कुछ इंसेंटिव्स के लिए एक नीति बनेगी और नीति में के अंतर्गत जो भी उनको इंसेंटिव्स देने के वो प्रावधान किए जाएंगे। ये एक आज मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, तो हम लोग जल्दी ही उसकी नीति बनाएंगे। धन्यवाद।